हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जुलाई 13 और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं और जिनको भी चाहिए पीडीएफ, तो ये जो है हमारे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम जो है लिंक है हमारी वीडियो के एंड में अवेलेबल रहेगा या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोग लिंक को कलेक्ट कर ले। चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग सबसे पहला। और यहाँ पे इस पीडीएफ का खासियत ये है ना कि जितने भी नेसेसरी जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उसको यहाँ पर कवर किया जाता है। जो भी अननेसेसरी होते हैं, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं, उसको यहाँ पे दरकिनार कर दिया जाता है। तो पीडीएफ का ये फायदा मिलेगा आपको, कम समय में आप रिविजन कर पाओगे। ओके, चलिए देखिए, अभी केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी किया है 25 जून को, ठीक है। 25 जून को अब कौन सा डे बनाया जाएगा? 25 जून को एक नया डे जो है अनाउंस किया गया है। क्या बोलते हैं इसको? संविधान हत्या दिवस। कहानी पता ही है आपको, संविधान हत्या दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाएगा। तो वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। देखिए, तो 25 जून 1975 को हुआ क्या था? इमरजेंसी लगा था देश में, ठीक है। क्या लगा था? इमरजेंसी लगा था ना। और उस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन थे वो? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी वो, ठीक है, इंदिरा गांधी। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। आपको ये बता दें, अभी तक देश में, हमारे देश में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है? तो कुल 3 बार। कब कब लगा है? 1962 में, 1971 में और 1975 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट करता है क्वेश्चन ये सब, इसलिए मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ इसका। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, सारे एग्जाम का स्टेट पीसीस वगैरह में कहीं ना कहीं आपको ये सब क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 1961 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इस कारण से। फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। 1977 में इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक जो है ना कलह के कारण जो है हमारे यहाँ जो है लगा था नेशनल इमरजेंसी। क्लियर है? तो ये हो गया। साथ में संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए, हमारा आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये जो है ना संविधान का मतलब संविधान का क्या है? अनुच्छेद है। और ये नेशनल इमरजेंसी और आपका स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डील करता है। यहां तक क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे ये हो गया। और हाँ, संविधान से लेकर क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में कि संविधान को बनने में कितना पैसा खर्च होता है? पता है आपको कितना हुआ था? 64.4 के आसपास करोड़ हुआ था। 64.4 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था। बनने में कितना समय लगा था? 2 साल लगा था, 11 महीना लगा था और 18 दिन लगा था। ये डेट याद रखिएगा, ये सब फैक्ट, यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अभी परीक्षा में जो पर्चा 4 हो रहा है ना, तो जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं, ठीक है, पर्चा 4 बोल लीजिए इसको, या लीकेज हो जा रहा है, तो इससे किसको प्रभावित होता है? देखिए, यहाँ से जो है ना, जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। गार्जियन, ठीक है, गार्जियन यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। मानसिक जो है, यहाँ पे मानसिक जो है तनाव झेलने को मिलता है। बेरोजगारी से बढ़ेगा, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ेगा। जो संस्थाएं हैं रिस्पॉन्सिबल एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, उसके प्रति विश्वास में कमी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भ्रष्टाचार यहाँ से बढ़ रहा है, देश का जीडीपी में यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ये सब जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट है। जो पेपर लीकेज होता है, आप इसको जोड़ के दे सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछना होगा तो यहीं से पूछेगा। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दिन ब दिन अपडेट होते जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि चीज़ों में खामियां नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर लीकेज होने की संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे देश में 65% जो है ना आबादी किसका है? युवा आबादी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मेंस में आप कोटेशन कीजिएगा, ठीक है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा जब भी जनसंख्या लाभांश से लेकर या पॉपुलेशन डेमोग्राफिक से लेकर क्वेश्चन आता है, तो यही सब स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको बता दें कि अभी जो लीकेज हो रहा है उसका सुझाव क्या है, कैसे इसको यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे जो भी हार्ड कॉपी होता है, एग्जाम पेपर होता है, उसको क्या करना है, 1 घंटे एग्जाम के 1 घंटा पहले क्या करना है, एग्जाम सेंटर पर भेज देना है उसको, ठीक है, और लॉक कोड के माध्यम से, और वहाँ पर प्रिंट करवा के फिर वहाँ पर स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। तो ये अगर प्रोसेस को अपनाया जाता है तो मानते हैं इसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि ये जो पर्चा 4 हो रहा है, जो लीकेज हो रहा है ना, इससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो आंदोलन और अवरोध, कुल मिलाकर बता रहे हैं आपको, अभी किसान जो है ना, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो फिर से आंदोलन करने के लिए क्या है, उत्सुक है। उन्होंने कहा कि आप तो हमारे कृषि
जो है ना कृषि जो कर्ज है उसको माफ करें। एमएसपी पे आपने बात किया था, आश्वासन दिया था, एमएसपी को हमारी कानूनी गारंटी दीजिए इसको। अभी सब पे हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे कवर हो रहा है। हमारे जो पीडीएफ है ना उसको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको पॉलिटी में हेल्प करेगा, करंट अफेयर में, इकोनॉमिक में, जो भी करंट मुद्दे होंगे ना, जो भी कंसेप्चुअल होंगे ना, सारे डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे हम। एमएसपी हो गया, कृषि कार्य हो गया, और एक और मुद्दा था मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, देखिए। और यहाँ पे हाँ, जो भी आंदोलन हुआ था तो उस समय किसानों पे क्या हुआ था, एफआईआर हुआ था ना, तो एफआईआर वगैरह को आप क्या करेंगे, वापस लेंगे। तो ये जो है संयुक्त किसान मोर्चा का डिमांड है कि आप इस पे काम करें। कुल मिलाकर अब आते हैं एमएसपी पे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में भर भर के पूछा है, यूपीपीसीएस में तो दम भर पूछा है, ठीक है। एमएसपी में कितने फसल इंक्लूड होते हैं, 23। इसमें आपका गन्ना भी आता है। देखिए गन्ना के लिए एक शब्द अलग से होता है, एफआरपी। देखिए फर्क क्या आता है, एमएसपी और एफआरपी में फर्क क्या होता है। एफआरपी तो डिसाइड करती है केंद्र सरकार, ठीक है, कि जाइए आप इस पे 50 रुपये का कम से कम रेट दीजिएगा। लेकिन जो स्टेट वाला होता है ना, स्टेट वाले जो मिल वगैरह होते हैं, जो संगठन होता है, वो लोग बोलते हैं ठीक है मिनिमम 50 देंगे और मैक्सिमम हम कितना भी दे सकते हैं, ठीक है, तो उसी को एफआरपी बोलते हैं। 23 फसल इंक्लूड होता है। कल भी मैंने डील किया था, सीएससीपी एक संस्था है जो कि सिफारिश करती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी और जो इकोनॉमिक अफेयर है ना वो फाइनल मुहर लगाती है। ध्यान रखेंगे एमएसपी। एमएसपी जो है ना कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए काम करता है, ठीक है, और किसानों को कहीं ना कहीं लाभदायक देगा। देखिए एमएसपी क्या होता है, इसको साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि सरकार जो है ना किसान को आश्वस्त करती है, आश्वासन देती है कि आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा ना तो रेट को गिरने नहीं देंगे, कि मिनिमम रेट में हम आपसे खरीद लेंगे। लेकिन ये सिर्फ आश्वासन है, किसान बोल रहा है कि भैया हमको जो है यहाँ पे गारंटी दीजिए, ठीक है। इसी को डिमांड लेकर आपको यहाँ पर आपने देखा था किसान लोग काफ़ी यहाँ पे उत्सुक हो गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। उत्तराखंड में क्या होगा, अक्टूबर से लागू हो जाएगा नागरिक संहिता कानून, समान नागरिक संहिता कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में थोड़ा सा पहले संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं कि क्या ये संविधान में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल लिखा हुआ है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये संविधान का पार्ट है। आपने देखा हुआ आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 जो अनुच्छेद ए मतलब होता है आर्टिकल, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर ए लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, ठीक है। ए मतलब होता है आर्टिकल, आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद। तो आर्टिकल 44 में जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है, डील किया गया है। देखिए हमारे संविधान में डीपीएसपी है ना, भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यहाँ पे राज्यों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि आप अपनी पॉलिसी मेकिंग में इन तमाम प्रिंसिपल को आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जैसे कि आपने देखा है एक फौजदारी मामला होता है, एक सिविल मामला होता है। तो सिविल मामला में क्या होता है, उत्तराधिकारी, ठीक, उत्तराधिकारी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, दहेज को मतलब तलाक को लेकर, शादीशुदा को लेकर, ये सब जितने भी मामले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। तो उसमें समानता चाहिए। देखिए हमारे देश में एक देश एक कानून होना चाहिए। आप इस नागरिक के लिए दूसरा कानून और इस नागरिक के लिए तीसरा कानून, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश में जो है ना अगर यूनिटी को बनाना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना ही होगा। क्यों लागू करना है, क्योंकि आप देखोगे अन्य धर्मों में आप देखोगे तो महिलाओं का जो अधिकार है ना उनसे उनको वंचित कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखोगे, जैसे हिंदू में अगर आप देखोगे कि अगर मान लीजिए महिला तलाक लेती है, ठीक है, डाइवोर्स होता है किसी भी कारण से, तो महिलाओं को भरण पोषण के लिए वहाँ पे जो हस्बैंड होते हैं उनको जो पैसा देना पड़ेगा भरण पोषण के लिए और गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन आप देखोगे जैसे कि मुस्लिम में आप देखोगे वहाँ पे इद्दत करके एक शब्द आता है, जो कि कुछ दिनों के लिए ही वहाँ पे गुजारा भत्ता मिलता है। तो इससे महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को सर्वाइव करना, क्योंकि तलाक के बाद बच्चों को जो परवरिश करना होता है, स्कूलिंग करवाना होता है, ठीक है, उनके भविष्य के बारे में चिंता करना होता है, तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, गुजारा भत्ता के माध्यम से मिलेगा। लेकिन मुस्लिम महिलाओं में ये नहीं मिलता है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, महिलाएं भारत की नागरिक है और उनका ये अधिकार है कि उनको जो गुजारा भत्ता मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी न्यूज़ में है, तो ध्यान रखिएगा। महिलाओं को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ये हो गया, और इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। ये सारा पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप लोग फटाफट ज्वाइन हो लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। और लैंग्वेज डजन मैटर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे जनसत्ता जो नहीं होता, इंडियन एक्सप्रेस, उसको डील कर दो, लेकिन समय का अभाव के कारण, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ और मुझे भी थोड़ा सा पर्सनली समय चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। ये देखिए औद्योगिक उत्पादन 7 महीने के उच्च स्तर पर। देखिए एक होता है इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन इंडेक्स होता है ना, आईपीपी, इसको एनएसओ जो है यहाँ पे क्या करती है, माफ कीजिएगा, उद्योग मंत्रालय इसको रिलीज करती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, हाँ, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है ना कौन रिलीज करती है इसको, तो इसको करती है उद्योग मंत्रालय, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और
यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 8 जो कोर सेक्टर है ना, जिसमें आपका बिजली है, कोयला है और पेट्रोलियम है ना, ये तमाम 8 सेक्टर को याद रखिएगा कौन कौन से इसमें मद शामिल है। और इसका कंट्रीब्यूशन पूरे देश में जो है ना, ठीक है, प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 42% जो है इसका क्या है, योगदान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी आप देखोगे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया गया है। हिंदू, बौद्ध और जैन, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल के अंतर्गत इन नए केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। देखिए संस्कृत जो भाषा है ना, ये हमारे 8 शेड्यूल में है, याद रखिएगा आप। जो 22 भाषा है ना हमारे 8 शेड्यूल में, उसमें ये जो है शामिल है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू। अंग्रेजी शामिल नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट मुद्दे पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कुछ और खास देखने को मिल रहा है, तो कुछ खास नज़र तो नहीं है यहाँ पे। चलिए हाँ, थोड़ा सा माइनॉरिटी के बारे में देख लीजिए। माइनॉरिटी से क्वेश्चन पूछता है, तो अभी माइनॉरिटी हमारे देश में कितने, 6 हैं। कौन कौन? एक हो गए मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी और कौन सा है, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ठीक है, क्रिश्चियन। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। माइनॉरिटी कितना है, 6 है। देखिए माइनॉरिटी अगर किसी को स्टेटस मिलता है ना, तो अपने मनपसंद के जो संस्थान है उसको ऑपरेट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, भाषा लिपि के संरक्षण के लिए जो है स्थापना करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे जो है महिलाओं को लेकर, माफ कीजिएगा, माइनॉरिटी को लेकर सरकार के द्वारा स्पेशल क्या होते हैं, योजनाएं लागू की जाती है जिनका उनको लाभ मिलता है। जैसे रोशनी योजना हो गया, मुस्लिम महिलाओं के लिए, ठीक है, जो माइनॉरिटी उनके लिए ये। और इनके लिए अलग से एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया है, उनके लिए फंड रिलीज होता है। अभी हाल ही में जो 2014 में जो है जैन को यहाँ पे स्टेटस दिया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें तो अभी हमारा जो रुपया है, डॉलर के मुकाबले अगर बात करें, रुपया है हमारा ये और ये डॉलर है ना, तो अभी हमारा रुपया कितना है, 83.52 है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में पिछले बार। 3 तरफ करेंसी दे दी थी, डॉलर दे दिया गया था, यूरो दे दिया गया था, येन दे दिया गया था, युआन दे दिया गया था, है ना। और तमाम करेंसी दे दिए गए थे और उसको कंपेयर करने के लिए बोला गया था कि बताइए सबसे महंगा करेंसी कौन सा है। तो अभी जो है हमारा डॉलर इतना है, मतलब डॉलर के मुकाबले भारत का इतना है। याद रखिएगा, जब रुपया मजबूत होगा ना, मजबूत होगा, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है, कम हो जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे इकोनॉमिक्स में। और रुपया अगर हमारा कमजोर हो जाता है, ठीक है, कमजोर हो जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारा कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये हो गया। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे और कुछ खास यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या? हाँ, तो अभी जो है बस इतनी ही यहाँ पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे पे। ये देखिए, नीति आयोग के सदस्य जो है ना, बिरमानी ने चालू वित्त वर्ष में, इन्होंने जो है नीति आयोग के सदस्य जिनका नाम है बिरमानी, उन्होंने कहा कि जीडीपी जो है ना 2024-25 के लिए जो ग्रोथ रेट रहेगा 7% के आसपास रहेगा। कितना रहेगा, 7% के। आरबीआई कितना जो है अनुमान लगाया है 2024-25 के लिए, तो वो लगाया 7.2%, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए फैक्ट, स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन पूछ देगा। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आरबीआई का जो है ना जिक्र संविधान में है, बिल्कुल नहीं है, याद रखेंगे। इसको पावर कहाँ से मिलता है, तो 1934 में एक्ट बना था आरबीआई एक्ट, उसके तहत मिलता है। आरबीआई के काम क्या करती है, नोट को इशू करती है, नोट जारी करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। आरबीआई के कार्य के अगर बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछेगा आपसे। तो नोट इशू करती है, ठीक है, नोट इशू करेगी, फिर इन्फ्लेशन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। जो रेट वगैरह है, एसएलआर है, सीआरआर है, उसको क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नीति आयोग बार बार आ रहा है जिक्र में, तो नीति आयोग के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ये 2015 में बना। इसके अध्यक्ष कौन है, पीएम है। इसके सीईओ कौन है, सुब्रमण्यम करके नाम है उनका, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। और अध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में जिक्र नहीं है। ये जो है ना थिंक टैंक के रूप में काम करती है। ये पॉलिसी बनाने में काफ़ी हेल्प करती है, इंप्लीमेंट करने में इसको हेल्प करती है, लेकिन ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। चलिए नेक्स्ट मूव करें, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना हो गया, 657। ये सब आंकड़ा याद रहेगा ना, तो इकोनॉमिक्स में अगर प्रश्न आता है मेंस वगैरह में, पीटी में तो पूछेगा ही पूछेगा, मेंस वगैरह में बहुत हेल्प करेगा। कि बताइए भारत का जो प्रदर्शन है अभी वर्तमान में कैसा है, क्या वो विकसित बनने के कगार पर है, तो बिल्कुल हाँ है। तो जस्टिफाई करने के लिए आपको फैक्ट डालना होगा ना, कुछ तो यहाँ पे डालना होगा ना। तो आप बताइएगा कि हमारे जो कंट्री है, कंट्री का जो जीडीपी है ना, जीडीपी नहीं, जो इकोनॉमी है वो
5th लार्जेस्ट है वर्तमान में, और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 3rd लार्जेस्ट है। हमारे देश में पॉपुलेशन अधिक है, ठीक है। हमने जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में बेहतर काम किया है, और हम लोग जो स्टार्टअप में भी आगे काम कर रहे हैं, और हमारा जो दिन ब दिन जो है तमाम क्षेत्रों में हमारा क्या है, योगदान बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा साख बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ आपको दिखाना होगा। कुल मिलाकर आपको बता दें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्वेश्चन क्या पूछता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये है ना, इसमें 4 सामग्री इंक्लूड होता है, जैसे गोल्ड इसमें शामिल होता है, फिर IMF के पास जो हमारा रिजर्व है ना वो शामिल होगा, ठीक है। एक रिट्रेंच करके होता है, IMF के पास फंड होता है, वो भी हमारा शामिल होता है। और इसके बाद जो एसेट है, जो फॉरेन एसेट है, जैसे कि फॉरेन एसेट मतलब जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, माफ कीजिएगा, वो इंक्लूड होता है। तो 4 मद इसमें शामिल होता है। और आपको बता दें, इसमें डॉलर ही नहीं, येन भी है शामिल, युआन भी है, पॉन्ड भी है, यूरो भी है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ डॉलर ही शामिल है हमारा फॉरेन रिजर्व में, ये 3-4 करेंसी भी इसमें इंक्लूड होता है। इस तरह क्वेश्चन आने की मुझे पूरा संभावना लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मेंस में पूछेगा आपसे। तो मेंस में अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कृषि को बढ़ावा देने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में क्या क्या प्रयास किए गए, तो यहाँ पर नाबार्ड के द्वारा एक प्रयास किया गया है। स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ का क्या किया गया है, कृषि कोष शुरू किया गया है, कृषि कोष, ठीक है, कृषि कोष शुरू किया गया है 750 करोड़ का। ये तो हो गया, मैं इसमें आप डाल दीजिएगा। पीटी में भी पूछ देगा कि अभी हाल ही में कृषि कोष जो शुरुआत किया गया है, कितना करोड़ फंड का किया गया है, तो 750 करोड़ के लिए। इससे क्या होगा, जो ग्रामीण जो उद्यम है, जो स्टार्टअप है, उसको प्रमोट किया जाएगा। देखिए नेपाल में अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है सरकार में कौन सरकार बनाएगा उसको लेकर अस्थिरता है। तो अभी जो पहले जो थे मतलब अभी वर्तमान में कौन थे, पुष्प कमल दहाल प्राइम मिनिस्टर थे। इससे पहले कौन थे, प्रधानमंत्री जो थे शर्मा ओली थे। तो कुल मिला के यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन देखिए बीपीएससी एग्जाम में क्यों पूछता है नेपाल से, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में इसलिए पूछता है क्योंकि बिहार के साथ नेपाल का बाउंड्री शेयर होता है। और नेपाल किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो नेपाल जो है ना, जिस राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो है यूके, उत्तराखंड, वो है यूपी, वो है वेस्ट बंगाल, और ये है सिक्किम। ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बाउंड्री, याद रखिएगा। फिर देखिए भी अभी फिर एग्जाम में पूछा जाएगा, चीन ना एक अभी सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है, रॉकेट प्रक्षेपण किया था, वो विफल हो गया, ठीक है। तो उस रॉकेट का नाम याद रखिएगा, और किस कंपनी के द्वारा किया गया था। तो आइस स्पेस जो है ना, जो कंपनी है आइस स्पेस, यहाँ पर लिखा हुआ है आइस स्पेस जो कंपनी है, पूछो किसका है, तो चाइना का है। इसने अभी एक रॉकेट लॉन्च किया था जो विफल हो गया, उसका नाम क्या था, हाइपरबोला 1, हाइपरबोला, याद रखिएगा। बोला कि अभी हाल ही में जो है एक मिशन जो है असफल हो गया था, वो किस देश से जुड़ा हुआ था, तो हाइपरबोला 1, याद रखेंगे ये। और गोबी रेगिस्तान कहाँ पे, चाइना में है। ये सब वनडे फैक्ट, वनडे एग्जाम में बहुत पूछता है। गोबी जो है आपका मरुस्थल कहाँ पे है, तो चाइना में है, ओके। आइस स्पेस, हाइपरबोला देख लिए बस। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूछेगा, BRI किसका है योजना, तो ये है चाइना का। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बताइए अभी क्या हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र में जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो उसके बारे में मतदान हुआ, तो भारत उस मतदान से अपने आप को अलग रखा। तो भारत नहीं, और भी कौन कौन देश अलग हुआ, मतलब अपने आप को अलग रखा, तो बांग्लादेश हो गया, भूटान, चाइना भी, मिस्र भी, नेपाल भी। कुल मिलाकर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, देखिए एक शब्द बार बार नहीं यूज में आ रहा है, कहाँ गया, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये देख रहे हैं, जपोरिजिया, यूक्रेन में एक जगह है, क्या नाम है उसका, जापोरिजिया। तो ये जो परमाणु संयंत्र केंद्र है ये, ठीक है, यूक्रेन का है, लेकिन इस पर रसिया ने इस पर क्या हुआ, कंट्रोल किया हुआ है। तो जपोरिजिया जो है परमाणु संयंत्र कौन सा देश में, यूक्रेन में, किसने कंट्रोल किया हुआ है, रसिया ने। तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे भारत की जो जनसंख्या है ना, 2060 तक 1.7 अरब हो जाएगा, मतलब 170 करोड़ हो जाएगा। अभी वर्तमान कितना, 140 करोड़ है ना, तो 170 करोड़ हो जाएगा 2060 तक। उसके बाद हमारा जो है पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन हो गया, भारत हो गया। सेकंड कौन हो गया, चाइना हो गया। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर आइए यहाँ पे देखिए, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जो है ना, दक्षिण कोरिया ने संयुक्त परमाणु प्रतिरोध समझौता भी हस्ताक्षर किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखोगे नॉर्थ कोरिया जो है ना, वो बार बार परमाणु परीक्षण करते रहता है, तो इससे जो वहाँ पर खतरा बन गया। तो ये लोग खतरे को भापते हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने परमाणु प्रतिरोध समझौता को हस्ताक्षर किया, ध्यान रखिएगा। नाटो भी देखिए यहाँ पर न्यूज में, कल भी मैंने नाटो के बारे में जिक्र किया था। नाटो जो है 1949 में बना था, कुल 32 मेंबर है। नया कौन कौन बना है, स्वीडन बना है और फिनलैंड बना है, याद रखिएगा। ये दोनों मेंबर हैं इसके। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और
नाटो के कारण ही तो रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन बोलता है कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे, रसिया बोला कि नाटो का मेंबर मत बनो, तुम मेरा पड़ोसी हो, ढंग से रहो, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। और रसिया जो है पूरा बर्बाद ही कर देगा अगर नाटो ज्वाइन कर लेगा वो तो। फिर आइए यहाँ पे देखिए, अमेरिका में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है डेमोक्रेटिक जो पार्टी है ना, उसके उम्मीदवार है, क्या नाम है, जो बाइडेन, वर्तमान में भी यही है। कमला हैरिस का नाम याद रखिएगा, ये उपराष्ट्रपति है। और अभी राहुल गांधी जो हमारे विपक्ष के नेता है ना, उन्होंने कमला हैरिस से बातचीत किया, फोन पे बातचीत किया। तो कमला हैरिस कौन है, उपराष्ट्रपति है। किनको ऐसा राहुल गांधी जी को लग रहा है कि जो अभी बाइडेन है उनका तबीयत खराब होगा, तो वहां पे कमला हैरिस जो है क्या करेंगे, लीड करेंगे, इसलिए उनसे बातचीत चल रहा है। क्लियर है। और इस बार नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रिक्स का सम्मेलन इस बार कहाँ पे होगा, रशिया में होगा। ठीक है, 5 नए मेंबर इसमें बन गया ना, इथोपिया, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, ये 5 कंट्री याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, लिंक हमारा वीडियो लिंक में रहेगा, मतलब कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो आप लोग क्लिक कर लीजिएगा उसको। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा नीति आयोग इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। तो बिहार का पॉइंट कितना मिला, बिहार सबसे नीचे में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, इसमें 16 लक्ष्यों पे फोकस किया गया है। तो बिहार का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, 57 इसको पॉइंट मिला है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोकस कर ले। बिहार का कहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये देखिए 57 बिहार का है। झारखंड का देख लीजिए कितना दिया हुआ है, झारखंड को दिया हुआ 62। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है, ये केरल और उत्तराखंड ने, केरल और उत्तराखंड ने किया है। केरल और यूके दोनों को 79 पॉइंट मिले हैं। बिहार को कितना मिला है, 57 पॉइंट, झारखंड को मिला 62। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 16 जो लक्ष्य है, 16 लक्ष्य में गरीबी उन्मूलन, सम्मानजनक कामकाज, अवसर मुहैया, आर्थिक वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, इन तमाम क्षेत्रों पे आपने क्या परफॉर्मेंस किया है उस पर काम किया जाएगा। देखिए, झारखंड में चुनाव होने वाला है, अभी 4 राज्य में होगा, हरियाणा, झारखंड, और झारखंड हो गया, महाराष्ट्र में होगा, और आपका हरियाणा में होगा, 4 राज्यों में होगा। तो वहाँ पे आरएसएस अभी जो है राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है यहाँ पे 1925 में बना था, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, याद रखिएगा। और आपका भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी 1925 में बना था। ये दोनों जो है मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको डेट बता दिया हूँ। यहाँ पे जो है आरएसएस जो है मिलकर अभी यहाँ पे मीटिंग करेगा, मीटिंग करेंगे यहाँ पे कि झारखंड में जो चुनाव होने हैं वहाँ पे कैसे सत्ता में आए। तो यहाँ पे जो है कुल मिलाकर विचार विमर्श चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पे जयशंकर हमारे जो है फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है ये, या एक्सटर्नल मिनिस्टर है, थाईलैंड में जो विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था, कहाँ, भारत में हुआ था, बिम्स्टेक हुआ था भारत में। कुल इसमें 7 मेंबर है, कौन कौन सा देख लीजिए। भारत तो है ही, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। मेंबर की बात अगर करें तो अपना भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, और बांग्लादेश है। देखिए 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर याद रखिएगा। 1997 में बना था, ये पर्यावरण और आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए यहाँ पे यूरो कप हो रहा है, फुटबॉल का यूरो कप 2024 का। तो फाइनल कौन कौन खेल रहे हैं, फाइनल में खेलेंगे यहाँ पे स्पेन और इंग्लैंड, याद रखिएगा, स्पेन और इंग्लैंड। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है ये रहा अंतिम, और ये हमारा चैनल है, और तो ये पीडीएफ को हम अपने जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।